सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट्स करते भैया ये काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि अभी तक आपको आपके रैंक और स्कोर कार्ड आपको मिल गया होगा पूरा कॉमेडी की तरफ से। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो कॉमेडी की वेबसाइट पे आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब काउंसलिंग में आगे क्या करना है, मतलब काउंसलिंग में कैसे एंटर करना है, आज हम पूरे उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कि जैसे हमारा पहला स्टेप होता है कि उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना, कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, कैसे वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, अगर वेरिफिकेशन गलत हो गया तो इस बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं आज। और पूरी वीडियो को देखना। वीडियो को अगर आप स्किप कर लोगे, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत दे दिया या कोई डिटेल गलत भर दी या फीस नहीं भरी। एक भी स्टेप आपको काउंसलिंग से बाहर कर सकता है, तो इसलिए केयरफुल रहना। तो पूरी वीडियो को देखना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर जो आपकी गाइड है जो मेरे पास अभी है वो लास्ट ईयर की है। इस साल अभी तक इन्हें रिलीज़ नहीं करी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को तो अभी नहीं मिली है, तो मैं इस पिछले साल की आपको बता दे रहा हूँ। बट जो एक गाइड होती है वो हर साल सेम ही रहती है, जो प्रोसीजर होता है वो पूरा हर साल सेम ही रहता है। तो प्रोसीजर में जो सबसे पहला आता है कि हु इज़ एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कॉमेड के काउंसलिंग। सो वो बच्चे हैं जिनने कॉमेड के का रैंक कार्ड जिनके पास आ चुका है, जिन्हें 12th पास करी है, जिनका 60% बना है ओवरऑल आपका एग्रीगेट। और जो आपका तीसरा पॉइंट है वो जो 5000 दे चुके हैं और जिनने पूरा अपलोड कर दिया है। तो आपका पूरा प्रोसेस होता है जो आप ये आपको फॉलो करना पड़ता है। जब आपका ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है देन आप एलिजिबल हो जाते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर हम नीचे जाके देखें तो काउंसलिंग का पूरा ओवरव्यू देखें तो सबसे पहला स्टेप आपको जो होगा, रैंक कार्ड मिलने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको 5000 रुपये कॉमेड के वालों को देने पड़ेंगे। जो आपका सेकंड आपका स्टेप होता है वो होता है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ के ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये थोड़ा सा ना बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है या बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। कुछ बच्चे में से कह रहे थे भैया मैं एसएस डाल दूँ डॉक्यूमेंट का लेके। भाई एसएस मत डालना, फ़ोटो खींच के मत डालना। यहाँ पे आपको अपलोड करना डॉक्यूमेंट। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर देंगे, देन आप सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। तो जो बच्चे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं कॉमेड के वाले, उनको अलग एक बैच में डाल देते हैं, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री स्टूडेंट। मतलब वो बाद में काउंसलिंग अटेंड करते हैं, पहले उन बच्चों की होती है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होता है। तो प्लीज़ कह रहा हूँ कि अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेना और उनको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना। पीडीएफ बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे आप बना सकते हो। एडोबी स्कैन है, मैं वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एडोबी स्कैन से आप अपना पीडीएफ बनाओ और अपलोड करो, और उनका साइज़ देख लेना कि साइज़ आपका उनने देते हैं 3 MB 4 MB, जो भी उनका साइज़ होता है उससे कम अपलोड करना। बट ये जो सेकेंड स्टेप है ना, इसमें गलती मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली बार में आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सही अपलोड करना, 2 बार चेक करना अपलोड करने के बाद, तभी अपलोड करना कॉमेड के वालों के पास, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में। और जो पीडीएफ आप बना रहे हैं उसकी जो पीडीएफ आप देख रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन पूरी क्लियर लिखी होनी चाहिए। आपकी 10th की 12th की मार्कशीट जो है वो पूरी क्लियर दिखनी चाहिए वहाँ पे, तो आसानी होगी, वो जल्दी आपको वेरीफाई कर पाएंगे। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तीसरे स्टेप में, तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं राउंड 1 के लिए। तो राउंड 1 से पहले आपका एक मॉक राउंड होता है जिसको हम मॉक अलॉटमेंट कहते हैं, जिसमें आप अपनी सारी चॉइसेस भरते हैं। आरवी की जो भी पूरी आपकी जितने कॉलेजेस जितनी ब्रांचेस हैं उनको भरने के बाद आप मॉक अलॉटमेंट में बैठते हैं। और मॉक अलॉटमेंट में आपका ये होता है कि एक तरह से प्री एग्जिस्टिंग काउंसलिंग राउंड होता है, जिसमें आपको पहले से एक बार जो आप काउंसलिंग का ये भर देते हैं और आप दे देते हैं। तो मॉक अलॉटमेंट के रिजल्ट के टाइम पे आपका ये आता है कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो ये मॉक अलॉटमेंट आपको आइडिया दे देता है कि आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट भरी है तो राउंड 1 में शायद आपको ये वाली ब्रांच मिल सकती है। तो पहले ही एक प्री एग्जिस्टिंग राउंड होता है जिसमें वो आपको एक सीट अलॉट करके देते हैं। फिर ये एक तरह से टेस्ट राउंड होता है जिसमें आपको हैबिचुअल हो जाते हैं कि हाँ भाई काउंसलिंग इस तरीके से चलेगी, है ना। सो जैसे ही आपका मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाता है तो आपको लगता है अच्छा मेरे को ये ब्रांच मिल रही है तो मैं अच्छा चेंजेस कर सकता हूँ, तो मेरे को और अच्छी ब्रांच मिल सकती है। तो मॉक अलॉटमेंट के बाद ये एक मॉक टेस्ट की तरह होता है जिसमें आपको एक तरह से आइडिया लग जाता है कि काउंसलिंग किस तरह वर्क कर रही है, कैसे मेरे को चॉइस फिलिंग करनी है, पूरा आपको आइडिया लग जाता है राउंड 1 से पहले।
तो जो आपका 6th स्टेप है वो है मेक चेंजेस इन चॉइसेस फिलिंग फॉर्म इफ रिक्वायर्ड। आपने मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट देखा, आपने कहा मुझे और अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, नहीं मेरे को ये गलत ब्रांच मिली है, देन आप अपनी चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर सकते हैं। और उस चेंजेस में जो आप चेंजेस कर रहे हैं उसमें आप अपनी नई ब्रांच ऐड कर सकते हैं, ब्रांच हटा सकते हैं। सिर्फ इनिशियली जब आप ये चेंजेस कर लेते हैं और अपने ब्रांचेस को लॉक कर देते हैं तो आपने समझिए 40 या 50 प्रेफरेंस लगा रखी है, तो वही प्रेफरेंस आपकी पूरे टाइम काउंसलिंग में रहेगी। आप कोई ब्रांच ऐड नहीं कर सकते, रिमूव कर सकते हैं बट अपनी ब्रांचेस को ऐड नहीं कर सकते। कल को आपको राउंड 2 के बाद या राउंड 1 के बाद लगा कि यार मेरे को ये ब्रांच ऐड करनी चाहिए थी इस कॉलेज की, तो वो उस समय ऐड नहीं होंगी। जब आप शुरुआत में चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे उसी समय आपको वो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग भर दी, 40 से 50 ब्रांचेस आपने लगा दी, तो वो 40 से 50 ब्रांचेस ही आपकी पूरे राउंड में रहेंगी, पूरे काउंसलिंग राउंड में रहेगी। ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग को करने के बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, फिर आप राउंड 1 के रिजल्ट में देखेंगे, अगर आपको लेनी है तो लीजिए, नहीं तो लेने के बाद एक्सेप्ट करने के बाद राउंड 2 के लिए फर्दर बढ़िए या एग्जिट मार दीजिए, आपके पास ऑप्शंस आते हैं। अगर हम देखें कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा कि 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे PDF फॉर्म में, एंड जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है सिर्फ वही एलिजिबल होंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। और इनने एक और चीज़ बता रखी है, मैं इस PDF का लिंक जो मेरे पास है ये, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो कमेंट के वालों ने अभी तक ये काउंसलिंग गाइड अपलोड कर दी होगी, आप इसको गो थ्रू कर लेना पूरा, है ना, क्योंकि इसमें इनने बता रखा है कि ऐसे स्टेप्स फॉलो करने, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने, कैसे काउंसलिंग को अटेंड करना है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का क्या सीन है ये देखिए पूरा, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको कौन से अपलोड करने हैं, आधार कार्ड अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ का जो आपका है DOP हो गया, या आपका जो भी SC ST वालों के लिए होता है ये उनका भी पूरा दे रखा है यहाँ पे। तो मैं इसका PDF दे दूंगा, राउंड 1 में कौन कौन एलिजिबल है, राउंड 2 का क्या सीन है पूरा, ये आपको PDF में मिल जाएगा। तो एक बार इस गाइड को देख लेना अच्छे से, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा काउंसलिंग कैसे करनी है। बट जो सबसे मेन चीज़ जो भी मैं फोकस कर रहा हूँ, इनिशियली आपका रैंक कार्ड आ चुका है, बस आपको डॉक्यूमेंट जो हैं वो सही से अपलोड करने हैं ताकि आप सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स की लिस्ट में ना आएँ, पहली बार में ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जल्दी से हो जाए। अब जैसे इनने ये 5th पेज पे बता रखा है कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज का क्या मतलब है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का क्या मतलब है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड का क्या मतलब है, रिजेक्ट एंड विड्रॉ। एक्सेप्ट एंड फ्रीज मतलब मैंने ले ली और मेरे को यही ब्रांच चाहिए और मेरे को आगे फर्दर काउंसलिंग में नहीं जाना। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में आपका ये है कि मेरे को ये ब्रांच भी चाहिए बट मेरे को आगे काउंसलिंग में देखना है कि मेरे को इससे ऊपर की ब्रांच मिल सकती है नहीं मिल सकती आपकी लिस्ट में। एंड रिजेक्ट एंड अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपने रिजेक्ट करी कि मेरे को ये ब्रांच नहीं चाहिए बट मैं आगे फर्दर काउंसलिंग में जाना चाहता हूँ। एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ आपको सबको पता ही है कि मुझे काउंसलिंग से बाहर जाना। सो ये पूरा सीन है राउंड 1 राउंड। तो ये पूरी PDF को गो थ्रू कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 6 पेज के ज़्यादा वो नहीं है, बट अगर आप कर लोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा और आप काउंसलिंग में मिस्टेक नहीं करोगे। कई बच्चों से हो जाती है, तो ये ब्लंडर्स मत करना, PDF ढंग से अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स को, ताकि आप जल्दी से वेरीफाई हो जाओ और कोई आगे प्रॉब्लम ना है। और चॉइस फिलिंग के लिए जो एक प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट क्या होनी चाहिए हमारी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक कॉलेज की ब्रांच को आपको दिखाऊंगा कि RV की CS पहले होनी चाहिए, फिर RV की ISC होनी चाहिए, फिर सर्किट ब्रांच होनी चाहिए, फिर MS RIT की। तो पूरी ब्रांचेस मैं आपको बता दूंगा, एक पूरी 60 से 70 ब्रांचेस की पूरी लिस्ट होगी जिसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहना, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में।